चैप्टर नंबर 9 का नाम भी बड़ा क्लियर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि भैया हाँ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ, ये किसी की आंखें हैं। मजे मत लगाना बेटा, मेरी ड्राइंग को ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से सीखे हैं। ये किसी की आंखें हैं, ठीक है। और ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ऊपर एक ये खिड़की उड़की लगी हुई है घर में। अबे रुक तो जा यार, गेट इस तरफ है, ये गेट है यहाँ पर, इस तरफ गेट बना हुआ है, इस डायरेक्शन वास्तु के अनुसार बनाया गेट, उस तरफ बनाया अपन ने, ठीक है। उस तरफ गेट शुभ माना जाता है, ठीक है। सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है और सहेली का सरपंच साहब का कॉल आया, घर के बाहर आ जाओ, नोटबुक लेके चले जाओ, घर के बाहर आ जाओ और नोटबुक लेकर चले जाओ। तो हमारे घर पर बिन बुलाए कैसे आ गया, और इसकी फील्डिंग लगा रहे ऊपर से कन्या देखो। तो इसकी आंखों से इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब सरपंच साहब पर, कोई एक लाइन आएगी कि नहीं आएगी, तो इमेजिनरी लाइन होगी कि नहीं होगी। यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी। इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे। इन क्वेश्चन को फील किया करो। तो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हमारे रियल लाइफ के क्वेश्चन है। इससे पहले सर्कस वाला क्वेश्चन था, सर्कस देखा तो होगा सब बच्चों ने, देखा ही कि नहीं देखा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं चैप्टर 8 करा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री जब करा रहा था, तो बच्चों के दिमाग में बड़ा एक क्वेश्चन रहता है। इनफैक्ट जब मैं खुद भी बच्चा आ रहा था, मैं खुद भी ये सोचता था, अब साले हम लगे रहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 की वैल्यू, इसका यूज क्या है। जबरदस्ती लगे हैं भैंस के आगे बीन बजाने हैं, साइन 45 की वैल्यू पुट करो, कॉस 45 की वैल्यू पुट करो, साइन 30 की वैल्यू पुट करो। आखिरकार इन चीज़ों का यूज क्या है जो हम पुट पर पुट करते चले जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस का, उनको जो दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग के आते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम भी बड़ा क्लियर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि भैया हाँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल वाकई में होता है कहीं ना कहीं। ट्रिग्नोमेट्री का हमें अच्छे से आना भी चाहिए, उसका यूज़ भी करना आना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में देखो हम पूरा इंटायर ट्रिग्नोमेट्री तो यूज़ करेंगे नहीं। चैप्टर नंबर 8 में जो एक्सरसाइज 8.2 थी, याद करो 8.2 में मैंने तुम लोगों को बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल बनवाई थी, कुछ याद आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक टेबल बनवाई थी और मैंने बोला था कि टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और मैंने जब तुम लोगों को कराया था तो मैंने बोला था कि उसको याद कर लेना अच्छे से। कोई बात नहीं, पेज टर्न करके मत देखो, याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पूरी टेबल अभी इस चैप्टर में यूज होने वाली नहीं है। इस चैप्टर में कुछ मेन वैल्यूज जो यूज होंगी, साइन 30 की यूज होगी, साइन 60 की यूज होगी, और टेन 30 की यूज होगी, टेन 60, टेन 45, और ऐसे कॉस 30 और कॉस 60। पूरा टेबल याद कर लेना अभी, हालांकि मैंने तुम लोग को ये वाली वैल्यूज बता दी हैं। अगले टर्न पे तो जब तुम लोग आओगे तो सारी की सारी चीजें याद करके लेकर आना, क्योंकि अगली क्लास में क्या होगा, पहले मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तुम लोगों से ओरली पूछूंगा, उसका टेस्ट लूंगा, उसके बाद चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। आज तुम लोग को बताया नहीं था तो तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल सरप्राइज है कि आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, क्या समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। जैसे मान लो ये किसी की आंखें हैं। नज़र मत लगाना बेटा, मेरी ड्राइंग को ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से सीखी मैंने ड्राइंग। ये किसी की आंखें हैं, ठीक है, और ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ऊपर एक पतंग उड़ रही है। तो इन आंखों से इन पतंग को देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, इस काइट को देखा गया तो इसकी आंखों से उस काइट तक एक इमेजिनरी लाइन गई होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य रेखा जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। उस लाइन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में कई बार पूछा था, लाइन ऑफ साइट। और इसकी आंखों के सामने से बिल्कुल सामने एक इमेजिनरी लाइन भी जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है ना, इसका कोई नाम नहीं, इसको बस हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरी बात समझ में आ रही सभी को।
एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है? जब हम नीचे खड़े होकर बैठ कर लेट कर कोई भी चीज ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हमेशा क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने तुम लोग को बताया कि इस चैप्टर में हमें दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दूसरे का बच्चा खुद ही आइडिया लगा लेता है, बिल्कुल सही आइडिया भी लगाता है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होगा? चलो उसकी तरफ ही अपन आगे बढ़ेंगे। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ एग्जांपल्स भी और देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि एक दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा सा बुक का, तुम्हारे बुक का एक पिक्चर है। यहाँ पर एक बालक है, वो इसकी चोटी को देख रहा है, तो इसकी आंखों से देखो एक लाइन ऑफ साइट, ये लिखा है कि नहीं लिखा? लाइन ऑफ साइट। और ये हमारे पास क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो सभी को अच्छे समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल ये दिया हुआ यहाँ पर, एक कन्या खड़ी हुई है, पहाड़ों में पता नहीं क्या खोज रही है। लोग पागल हो जाते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं। ऊपर एक पतंग उड़ रही है, उसको देख रही है वो, यहाँ से एंगल बना जो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब चलते हैं बेटा अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लो एक मकान है। फिर से बोलना, मेरे ड्राइंग को नजर मत लगाना, कुछ भी करना बस ड्राइंग को नजर मत लगाना। बहुत मेहनत से सीखी बेटा मैंने। ये ऊपर एक पानी की टंकी है यहाँ पर, ठीक है, और ये मैदान है, ये खिड़की विड़की लगी हुई है घर में। अबे रुक तो जा यार, गेट इस तरफ है, ये गेट है यहाँ पर, इस तरफ गेट बना हुआ है, उस डायरेक्शन में वास्तु के अनुसार बनाया है, गेट उस तरफ बनाया बने, ठीक है, उस तरफ गेट शुभ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये किसी एक लड़की का घर है, ये एक किसी लड़की का घर है। इसमें क्या है, कृष्णा नहीं आएगा आज? अरे यार सरपंच साहब आए अपने आज। तो सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है, ठीक है। अरे बोर्ड पर देखो यार, सरपंच साहब, शर्मा गया वो यार, सर क्या बोल दिया आपने। सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है, और सहेली का सरपंच साहब पर कॉल आया कि घर के बाहर आ जाओ, नोटबुक लेके चले जाओ। घर के बाहर आ जाओ और नोटबुक लेकर चले जाओ। तो सरपंच साहब टुकुर टुकुर अपनी, उन्होंने बुलेट उठाई अपनी और पहुंच गए। तो अब उन्हें क्या पता था कि वो सहेली ने बिल्डिंग लगवा रखी सरपंच साहब की। तो जैसे ही सरपंच साहब यहाँ पर आए, एक पेड़ लगा हुआ था, बहुत शानदार पेड़, तो सरपंच साहब यहाँ छाँव में इंतजार कर रहे थे। ये सरपंच साहब है, अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा सरपंच साहब ना, ये सरपंच साहब यहाँ पर लेटे लेटे आराम कर रहे हैं। अभी नोटबुक आने वाली है, अभी नोटबुक आने वाली है, लेकिन नोटबुक तो नहीं आती है, ऊपर से सुंदर कन्या ऊपर आ जाती है। अब बालकनी पर खड़े खड़े कुछ नज़ारा देखने आ जाती है वो, और नज़ारा देखने जैसे आती पता पड़ता 4-6 मुर्गे यहाँ से आते हैं, 2-4 लड़के यहाँ से, 2-4 लड़के यहाँ से, और फिर सरपंच साहब की पिटाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे घर पे बिन बुलाए कैसे आ गया, और इसकी फील्डिंग लगा रहे, ऊपर से कन्या देख रही है। तो इसकी आंखों से इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब सरपंच साहब पर, कोई एक लाइन आएगी कि नहीं आएगी, जो इमेजिनरी लाइन होगी कि नहीं होगी। यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा समझ में आ गया सभी को एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, दिस एंगल शुड बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सामने एक और एग्जांपल है, सरपंच साहब को इतना मारा कि वो फुटबॉल बन गए यहाँ पर। इतना मारा इनको कि वो फुटबॉल बन चुके हैं। ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है, ध्यान रखना बेटा, लाइन ऑफ साइट पेपर में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आया भी है, कई बार आया है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज की तरफ चलें, एक्सरसाइज की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटा इसमें? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट था, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को बेटा चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, वो इसको चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये एक रस्सी है, ध्यान से समझना, ये एक पोल था, ये एक पूरा का पूरा पोल है, ठीक है। इसके टॉप से इस रस्सी को बांध दिया गया। रस्सी की लेंथ कितनी है?
20 मीटर। मुझसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि ये जो रस्सी थी ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये बताओ कि इस पोल की हाइट कितनी होगी, इस वाले पोल की हाइट कितनी होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से। और इसमें आप तुम लोग को बेटा बताऊं, जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से मैं एक आध दो क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट करूंगा। हर क्वेश्चन में क्या होगा, दो चार लाइनें आप लोग को अंग्रेजी लिखनी पड़ेंगी। और आप सभी को पता है कि मुझे अंग्रेजी से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से उसके सॉल्यूशन राइट करने हैं, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप, लेट AC be a rope of 20 मीटर and AB be a पोल। AB हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक पोल मान लिया, वही फाइंड करना था। हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में बेटा ध्यान से चेक करो, एंगल B कितना है, अरे समझ में आ रहा है, एंगल B कितना है 90। अगर एंगल B 90 है तो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल यूज करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी चीज यूज करेंगे बच्चों के दिमाग में, मतलब बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में कि सर इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे या कॉस यूज करेंगे या फिर टेन यूज करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H और टेन का फॉर्मूला P/B। ये फॉर्मूले हमारे पास होते कि नहीं होते। आप वहां पर फिगर में बस ये चेक करो कि आपको दिया क्या गया है। पहली चीज तो ये, दो चीजों का ध्यान रखना, दो चीजें पकड़ ली तो मैं पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और हर क्वेश्चन में पता चल जाएगा। दो चीजें कौन कौन सी, पहली तो ये कि क्या दिया गया, दूसरी चीज ये कि क्या निकालना है। बस क्या दिया गया है, ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये बेस होता है और वो हाइपोटेनियस होता है। तो दिया क्या गया है, H दिया हुआ है, H। क्या निकालना है, P। अब ये बताओ P और H कौन से फॉर्मूले में आता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरी बात फिर से सुनो, क्या दिया गया था बेटा, उसमें H दिया हुआ है हाइपोटेनियस, और निकालना क्या था P। तो P और H कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन के में आता है, इसलिए फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का। समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ आ गया ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन में मतलब पूरे चैप्टर में यही चीज हमें करनी है बार बार। तो मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H, साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30, साइन 30, P कितना है हमारे पास AB, और H कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/, हाँ यार, मतलब मैंने √2 बोला है, मतलब मैं कुछ ही बोलूंगा तुम लोग हाँ कर दोगे। सोचा तो करो, सर से भी गलती हो सकती है ना। AB/20, ये वाला 20 वहां मल्टीप्लाई होगा है ना, तो हमारे पास अब यहाँ पर 1/2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू में AB, 2 1 जा 2 10 जा, तो AB कितना आ जाएगा 10 मीटर। मतलब बेटा हमारे पास ये जो पोल दिया गया था ना यहाँ पर AB, उसकी हाइट कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना किसी को। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ अ पोल, हाइट ऑफ ए पोल इज 10 मीटर। यह आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को, पक्का समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ आंधी तूफान में टूट चुका है। फिर ये बोला गया एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ो, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। बताओ इन क्वेश्चन को फील किया करो, तो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हमारे रियल लाइफ के क्वेश्चन है। इससे पहले सर्कस वाला क्वेश्चन था, सर्कस देखा तो होगा कब बच्चों ने, देखा है कि नहीं देखा। जितने भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे पास रियल लाइफ के ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को पढ़ा करो और फील किया करो, और यार अगर ऐसा हो रहा होगा तो शायद ऐसा हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर में, जितने भी
पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सारे के सारे क्वेश्चन रियल लाइफ के हैं। इस क्वेश्चन को जरा फील करवाता हूँ, सोचो। मान लो बेटा एक पेड़ अपने पास, मैं इसका फिगर दोबारा सा बनाऊंगा, अभी सिर्फ इसको तोड़ के अभी मैं समझा रहा हूँ। मान लो ये पेड़ है, एक स्टॉर्म में क्या हुआ, पेड़ का कुछ हिस्सा टूट गया। अब ये वाला जो हिस्सा था, ये रेड पेन से बता रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा था टूटेगा तो भाई नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसा तो नहीं पतंग की तरह ऐसा तो नहीं है भाई, पेड़ भारी भरकम चीज है भाई, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये जब नीचे गिरेगा तो कुछ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, चेक करो, चेक करो कि नहीं बना। बस ट्राइंगल बन गया, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगी। समझ में आया? अब इसका फिगर मैं दोबारा से बनवा रहा हूँ, थोड़ा मैथ्स वाले तरीके से बताता हूँ। ये तो मैंने तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए बताया था। यहाँ देखो, ये बोला गया बेटा कि एक पेड़ है हमारे पास, यहाँ पर इसका कुछ पोर्शन टूट करके नीचे गिरा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा, मैंने बोला बेटा कि हमारे पास लेट ए सी बी अ ब्रोकन पार्ट। ये ब्रोकन पार्ट है ना, ये टूटा हुआ पेड़ नीचे तो गिरा है, ए सी ब्रोकन पार्ट ही तो हुआ ना, ए सी ब्रोकन पार्ट है, ए सी बी अ ब्रोकन पार्ट एंड ए बी अ रिमेनिंग पार्ट। ये बेटा ए बी वो पार्ट है जो टूटने के बाद भी बच गया। ए बी पार्ट हर समझ में आ रहा है ना? ए बी वो पार्ट है जो टूटने के बाद भी बच गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल था वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का, जो क्वेश्चन में पूछा गया। और एक और चीज की मैंने बेटा देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट बोले तो ये फुट हो गया, एंड द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और ये टॉप कहाँ टच किया हुआ यहाँ पर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा एक बात सोचो जरा, इस फिगर में पेड़ की एक्चुअल हाइट है कौन सी? ट्री की एक्चुअल हाइट, जो कुछ बच्चे कर चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। वेरी गुड, ए बी प्लस ए सी। इसमें जो पेड़ है ना, जो ट्री है, उसकी एक्चुअल हाइट क्या होगी? ए बी प्लस ए सी। भाई टूट गया, आप उन्होंने ओरिजिनल हाइट पूछा ना, देखो लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट हमें फिर पूरी कंप्लीट बतानी होगी यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे ए बी भी निकालना होगा और ए सी भी निकालना होगा। अब मेरी बात सुनो, ए बी और ए सी तुम एक साथ निकाल नहीं पाओगे, एक एक करके निकालोगे। एक बार में ए बी निकालोगे, दूसरी बार में ए सी निकालोगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है? एंगल बी कितना है? 90। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है। तो बेटा यहाँ देखो, मुझे दिया क्या गया था, और मुझे ये निकालना और ये भी निकालना। तो मैंने बताया कि दोनों चीजें एक बार में तो निकलेंगी नहीं, एक एक करके निकालेंगे। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ये तो निकालना है और ये दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आता है? किसके में आता है? सी लाउडली, 10 में आता है। हमने यहाँ लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है हमारे पास इधर? 30। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और बेस कितना है? बी सी। या tan 30 की वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू 1/√3। वेरी गुड, 1/√3 इज इक्वल्स टू में ए बी हमें नहीं पता कितना है, और बी सी कितना है? 8। तो ए बी अपॉन 8, 8 का इससे मल्टीप्लाई, √3 का इससे। वेट, √3 को मत ले जाओ, अकेले 8 को ले जाओ। तो 8 अपॉन ये ए बी आ गया हमारे पास। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ठीक है, ये हमारे पास अभी यहाँ पर ए बी आ चुका है। अब ये वाली साइड निकाल दें, ए सी। तो हमें यहाँ पर बेस दिया हुआ और हाइपोटेन्यूस निकालना है। बी और एच कौन सा फॉर्मूला है? कॉस। हम यहाँ फिर से लिखेंगे अगेन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास? 30। बेस कितना होगा बेटा? ये 8, और हाइपोटेन्यूस का नाम कितना है? ए सी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। नेक्स्ट क्लास में सारी वैल्यूज याद करके लेकर आना। √3/2, 8 अपॉन ए सी
AC को यहाँ लेके जाओ, 8√3/2 यहाँ पर आएगा तो 2/√3। AC इज इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। ये AC भी निकल आया मेरे पास, यहाँ पर AC भी निकल आया है। तो अब मेरे को एक बात बताओ बेटा यहाँ पर तुम लोग कि मुझे जो फाइंड करना था अभी मिल गया क्या? जल्दी बताओ, नहीं मिला ना? अभी कैसे फाइंड होगा? दोनों को प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे हाइट निकालेंगे। नाउ देयरफॉर हाइट ऑफ अ ट्री की हाइट कैसे मिलेगी हमें? यहाँ पर AB और AC को प्लस करना पड़ेगा, AB प्लस AC। तो AB कितना है हमारे पास? 8/√3 प्लस AC कितना है? 16 डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, √3 सेम है ना, तो ये हमने √3 को ऐसे लिखा, 8 + 16 और ये 24/√3। डिनोमिनेटर में √3 रह गया, इसको रैशनलाइज करें। क्लास 9th में सीखा था, रैशनलाइज करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर √3/√3 और 24√3, √3 का √3 से किया तो 3, 3 1 और 3 8 था, तो 8/√3। √3 की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई करें, 8 से 24, 2 कैरी गया, 8 5 कैरी गया, 13.84 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? हाइट ऑफ ट्री। अब बेटा थोड़ा बात ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। पीछे आंसर शीट में आप चेक करोगे ना तो इसका आंसर ये होगा 8/√3। जरा चेक करो, चेक करो, 8/√3। तो कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे ये वाली बात कि सर आपने इतना आगे फालतू में क्यों करा दिया, आंसर मिल तो गया एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो भाई बोर्ड एग्जाम देने तुम लोग को जाना है, मार्कशीट तुम लोगों की बनेगी, तुम्हारी मर्जी है। तो 8/√3 लिखो, चाहो तो इतना भी छोड़ देना, नंबर उस हिसाब से मिलेंगे। पूरा करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लास्ट में लिखेंगे अप्रॉक्स, यहाँ अप्रॉक्स वर्ड जरूर यूज करना, अप्रॉक्स वर्ड को यूज करना। जरा मेरी बात सुनो, जब भी आंसर हमारे पास डेसिमल में आता है तो हमें अपने आंसर के आगे अप्रॉक्स वर्ड यूज करना होता है, ठीक है? समझ में आ गया ना? अगला वाला क्वेश्चन करें, कुछ डाउट पूछना है इसमें किसी को? कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना? तो आगे वाले क्वेश्चन अब कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये पूछना चाहिए था, तभी तो मैं वेट कर रहा था बहुत देर, धीरे धीरे उसको आगे भी लेके जा रहा था, शायद कोई पूछ ले। तो जब तुम लोगों के पेट में दर्द हो ही नहीं रहा तो फिर मैं क्यों इलाज करूँ फालतू में? बात ये है ना। तो यहाँ पर इसने पूछा कि सर इसको हम पहले भी तो रैशनलाइज कर सकते थे। तो बेटा पहले भी रैशनलाइज करने का मतलब हो गया कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। ये क्वेश्चन जो तुमने अभी देखा ना यहाँ पर खत्म हो गया। अगर पहले रैशनलाइज करोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म ना होने के बजाय 4 लाइन और आगे भी होगा और 3 मिनट ज़्यादा लेगा। एक एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूँ, 2 से 3 मिनट ज़्यादा लेगा, क्योंकि फिर आपको एक बार यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर एक बार यहाँ भी करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आप उसको एक ही बार करो। मेरे से बच्चे पूछे सर हम रैशनलाइज कब करें, तो मेरी बात ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बात सुनो, जब तक फाइनल आंसर नहीं आएगा रैशनलाइज कभी मत करना। क्या बेटा ये मेरा फाइनल आंसर था AB? क्या मेरा AC फाइनल आंसर था? हाइट ऑफ अ ट्री फाइनल आंसर है, इसलिए रैशनलाइज किया। हमेशा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो गए ही नहीं कि कब रैशनलाइज करना है कब रैशनलाइज नहीं करना। सर की बात ध्यान रखो, जब फाइनल आंसर होगा तभी रैशनलाइज करोगे, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखो रीड हो गया ना, रीड हो गया। देखो इसमें बोला गया कि भैया एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर सभी लोग समझते हैं जो काम वगैरह करवाते हैं ना, घर वगैरह बनवाना है, पार्क वगैरह बनवाना है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, ही प्लान्स टू इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड समझते हो? वर्ड सुना हुआ है, एक फिसल पट्टी। अब यहाँ देसी आदमी है जो बोलते हैं भाई, आम भाषा में वही शब्द यूज कर रहा हूँ। सुना है फिसल पट्टी की? नहीं सुना? अरे स्कूल में देखा तो होगा कि सब सरकारी विद्यालय पढ़ पढ़ के यहाँ तक आ गए हैं, इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो। तो ये बोला गया कि फॉर द चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना, एक पार्क में 2 तरह की स्लाइड बनानी है, 2 स्लाइड्स बनानी है यहाँ पर। फिर बोला गया फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, जो 5 साल से छोटे हैं,
उसकी जो हाइट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर आगे बोला गया कि वहीं पर बेटा हमारे पास whereas फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन मतलब तुम जैसे डूड बच्चों के लिए, जो बड़े बड़े होगा दाढ़ी मूछ वाले बच्चे, उन बच्चों के लिए क्या बोला गया है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, और एंगल कितना बना है इसमें, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, ये जो फिसल पट्टी है हमारे पास, ये दोनों ही केस में इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अब इसको हम पहले नामकरण कर दें, इसका नामकरण कर दें इसका जल्दी से। तो ए बी सी और पी क्यू आर, अंग्रेजी तुम लोग खुद लिख लोगे कि थोड़ी बहुत लिखवा दूं, लिख लोगे ना, ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। हमें दिया क्या गया है, परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है, तो P और H कौन सा फॉर्मूला है, खत्म। सेकंड वाले में देखो क्या दिया गया है, P, फाइंड क्या करना है, तो P और H कौन सा फॉर्मूला है, साइन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले तो यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC, एंगल B कितना है, 90। ट्राइंगल ABC में एंगल B कितना है, 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन थीटा कितना है बेटा, 30, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू P कितना है, 1.5, और H कितना है, H कितना है, AC है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन में AC। AC को बेटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को वहाँ ले जाओ, तो AC बन जा AC, और 2 का 1.5 से किया तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है बेटा उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। कितनी होगी, 3 मीटर। अब इसके बाद बड़े बच्चों की स्लाइड भी निकाल दें, ये वाला पोर्शन भी निकाल दें यहाँ से। इसको उठा के एक काम करो, यहाँ ले आते हैं पहले अपन, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ ले आओ, ठीक है, यहाँ निकाल दें इसको, यहाँ ले आओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या निकालना है बोलो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, परपेंडिकुलर दिया H निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। थीटा कितना है, 60, तो साइन 60, P कितना है बेटा इसमें, PR, H कितना है, H कितना है, वेट, हाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा ये, और H कितना है, PR है ना। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, 3 अपॉन PR, ये यहाँ चले गया, यहाँ चले गया। PR को यहाँ लेके जाओ, ये P लिखा हुआ है P, तो 3, 2 यहाँ जाएगा ऊपर, और √3 आ गया नीचे। PR इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3। क्या PR मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में, फाइनल आंसर है बेटा, फाइनल आंसर ही तो है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर है ना, 2 स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी, तो हमें PR निकालना है ना इसमें, तो अभी ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करोगे इसको, तो √3 का ऊपर, √3 का नीचे, तो PR इज इक्वल्स टू 6 अंडर √3, √3 का √3 से करोगे तो 3, और 3 1 जा 3 2 जा। PR इज इक्वल्स टू 2 अंडर √3, अंडर √3 की वैल्यू 1.73, तो PR इज इक्वल्स टू 2 3 6 14, 1 कर गया 3.46 मीटर अप्रॉक्स। क्लियर, समझ आ गया। लास्ट में फिर क्या लिखोगे, therefore length of smaller slide is 3 meter and length of larger slide is 3.46 मीटर अप्रॉक्स। क्लियर हो गया। इसके बाद ये लाइन लिख लेना खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला गया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये बोला गया टावर से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है जिससे टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। तो क्वेश्चन ये था
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो दिया क्या गया है, बेस निकालना क्या है। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा। प्रियांशी बताओ क्या कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें। कॉस का लगेगा, खड़े हो जाओ एक बार। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बैठ जाओ। 10 लगेगा है ना, तो 10 का फॉर्मूला P अपॉन बी। तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है 90, तो हमारे पास यहाँ पर 10 थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन बी। 10 थीटा कितना है 30, 10 30 परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी। 10 30 कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ए बी नहीं पता, बी सी कितना है 30 को बेटा यहाँ लेके चले जाओ, इस तरफ लेकर आ जाओ 30 को। तो हमारे पास यहाँ पर फिर 30 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू में 30 अपॉन अंडर रूट 3, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे इसका, रैशनलाइज कर रहे हैं ना अभी हम। अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं ना, तो 30 अंडर रूट 3, रूट 3 का रूट 3 से किया 3, और ये ए बी, ये बी है बेटा यहाँ पर 3 1 जा 3 10 जा 10, रूट 3 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू 1.732। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन फिर आ गया होगा, सर इस बार आपने 2 क्यों ले लिया। देखो रूट 3 की वैल्यू ना बेटा इन्फिनिट चलती है, 1.732 फलाना ढिमकाना, भगवान जाने क्या क्या आगे आगे आता रहेगा। अपन को 1.732 तक याद करना है, लेकिन सर आपने इससे पहले तो 1.73 पुट किया था, इसमें 2 पुट क्यों किया। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब इसके बगल में कोई जीरो वाला नंबर हो तो 2 भी ले लेना। मतलब बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, छोटी सी बात है बस। बगल में अगर जीरो वाला नंबर तो 2 भी लेना है, और बगल में नॉर्मल नंबर है कोई विदाउट जीरो वाला नंबर, जैसे मान लो 10 की जगह 1 होता, या 11 होता, या 21 होता, या 31 होता, तो फिर हम क्या लेते हैं। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो इस बार हमने जीरो क्यों लिया ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आगे देखो, मल्टीप्लाई करोगे 17.32 मीटर, तो हमारे पास इस टावर की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 17.32 मीटर अप्रॉक्स। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे देयर फॉर हाइट ऑफ, लास्ट में लिखा जाता है ना देयर फॉर डालकर वो लिख लेना। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। कोई काइट है, जैसे अपन ने काइट बना ली यहाँ पर, ये काइट है, ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। फिर आगे बोला गया कि द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझते हो क्या, वो धागा जिससे काइट उड़ती है, तो वो जो धागा जो है ना उसको काइट से बांधा गया, टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर यहाँ से काइट से जो धागा लगा हुआ था उसको जमीन पर एक पॉइंट से टेम्परेरी बांध दिया गया है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का है, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो हमसे बोला गया, फिर हमसे पूछा जा रहा है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। समझ में आ गया, समझ आ गया ना क्या फाइंड करना है। फिर से प्रियांशी खड़े हो जाओ, कौन सा फॉर्मूला गया इसमें, वेरी गुड, बैठ जाओ। साइन का, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है इसमें एच, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, लगा सकते हो इसको आराम से। वो थोड़ी सी अंग्रेजी की लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे, लेट ए बी आ काइट, इसको नाम दे दो ए बी आ काइट एंड ए बी आ हाइट, ठीक है, एंड ए सी बी आ स्ट्रिंग। एक दो लाइन लिख दिया करो, क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन सुंदर लगता है बस, तुम्हारा और कोई मतलब नहीं है, लिख लेना उसको। तब यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है 90, तो देयर फॉर साइन का फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। साइन थीटा कितना है 60 और परपेंडिकुलर कितना है 60, एच कितना है ए सी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, फिर 60 अपॉन में ए सी, यही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद ए सी को यहाँ लेके जाओ, बाकी सब कुछ इस तरफ लेकर आ जाओ। तो ए सी इज इक्वल्स टू 60, 2 उधर आ गया और √3 में यहाँ नीचे आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, पक्का कोई डाउट नहीं है ना, ओजस भी समझ में आ रहा है। आगे देखो, ए सी इज इक्वल्स टू 60 का 2 से मल्टीप्लाई किया 120 और अपॉन में √3, ये बेटा मेरा फाइनल आंसर है क्या,
AC, मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? अभी हम मतलब फाइनल आंसर के रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल्स टू 120 √3, √3 का √3 से किया तो 3, 3 1 जा 3 40 जा, ठीक है, 3 40 जा। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा, मैं किसी बच्चे का नाम लेकर पूछने वाला हूँ। AC इज इक्वल्स टू 40 √3, AC इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड ओजस्वी √3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 732, ठीक है, 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट में लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फलाना मीटर और अप्रॉक्स लगा देना। अप्रॉक्स लगाना क्योंकि आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है। कोई डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में?